हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज आपसे इंग्लिश के एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। व्हेन वी लर्न इंग्लिश वी नीड टू पे अटेंशन टू द स्ट्रक्चरल पैटर्न्स इन द लैंग्वेज। और जिस स्ट्रक्चरल पैटर्न की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो स्ट्रक्चरल पैटर्न सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की बात नहीं है, ये उस पैटर्न की बात है जिसके थ्रू कोई नेटिव स्पीकर इंग्लिश सीखता है। जब हम अंग्रेजी अपने आप सीखते हैं एज ए नेटिव स्पीकर, जैसे आपने हिंदी सीखा होगा या फिर और कोई दूसरी भाषा जो आप बोलते हैं वो सीखी हो, तो कैसे सीखी है आपको किसी ने ग्रामर नहीं समझाया था, किसी ने वर्ड्स के बारे में नहीं बताया, किसी ने उसके फंक्शनिंग के बारे में नहीं बताया, लेकिन फिर भी ये सब चीज आप अपने आप सीख गए। दिस इज कॉल्ड एक्विजिशन। एंड इन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन वी automatically learn not just the structure but use as well. स्ट्रक्चर के साथ साथ यूज करने के तरीके को एक्विजिशन में हम अपने आप सीख जाते हैं। तो जब हमारे दिमाग में एक्विजिशन के क्रम में जिस प्रकार से हम सीखते हैं तो उसको कहते हैं मेंटल कंप्यूटेशन। और मेंटल कंप्यूटेशन ड्यूरिंग एक्विजिशन, उस तरह के पैटर्न्स को हम आपको डिकोड करके समझाना चाहते हैं। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दीज पैटर्न्स तो आपको बोलने में आसानी होगी। ये पैटर्न्स आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, और जब इसको आप समझ जाएंगे तो अपने आप जब बोलना शुरू करेंगे तो ये सब आपके सेंटेंसेस में आते जाएंगे। तो बस आपको सिर्फ इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और अपने आप ये आपके लैंग्वेज को इंप्रूव करता जाएगा। साथ साथ जब आप एक्यूरेसी पर ध्यान देंगे, मतलब ठीक से अंग्रेजी बोलने पर ध्यान देंगे, करेक्ट सेंटेंसेस बोलने पर ध्यान देंगे, उससे जो फ्लुएंसी बनती है, उसके बाद आप जब धारा प्रवाह बोल पाएंगे तो आप अब सोच कर देखिए कि धारा प्रवाह बोलने से ज्यादा जरूरी है एक्यूरेट लैंग्वेज बोलना, ग्रामेटिकल सेंटेंस बोलना। और ग्रामेटिकल सेंटेंस के साथ धारा प्रवाह होना, ये हमारा गोल है। तो हम आपको धारा प्रवाह बनाने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए ऐसा क्या क्या करना चाहिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो धारा प्रवाह बनने ग्रामेटिकल सेंटेंसेस के साथ और उस धारा प्रवाह बोलने के लिए जो कॉन्फिडेंस आता है एक्यूरेसी के साथ, हम उसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो आज हम एक खास प्रकार के स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसका मतलब है, जिसको हम पार्टिसिपल्स बोलते हैं। तो पार्टिसिपल्स का यूज हम अंग्रेजी में कैसे करते हैं, ये क्या होता है और ये हम कैसे सीखते हैं, इस तीन चीजों के बारे में आज आपसे बात करेंगे। तो पहले आप इन कुछ एग्जाम्पल्स को देखिए। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है राजू वाज, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है। ओके, आप पहले सेंटेंस को देखिए। ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन हम ऐसे भी कह सकते हैं
वेयरिंग का मतलब होता है पहनना और बियरिंग का मतलब होता है ले जाना। तो दोनों सेंटेंस ठीक है, लेकिन आप इस पर ध्यान दीजिए कि जब हम कहते हैं राजू वॉज वेयरिंग ए टॉर्न शर्ट, इस पर ध्यान दीजिए, इसका क्या मतलब है? टॉर्न शर्ट को हिंदी में कैसे कहते हैं? फटी हुई कमीज। तो राजू एक फटी हुई कमीज ले जा रहा था या राजू ने एक फटी हुई कमीज पहनी थी। तो यहां टॉर्न एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है जो इस नाउन शर्ट को मॉडिफाई कर रहा है। मतलब इस नाउन के बारे में जो कौन सा नाउन? शर्ट के बारे में टॉर्न शर्ट के लिए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि टॉर्न एक वर्ब है। उसी तरह से दूसरे सेंटेंस में द हाउस लुक्ड अबैंडन, अबैंडन एक वर्ब है। तो वर्ब से जब हम इस तरह का मॉडिफायर बनता है तो उसको पार्टिसिपल कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पार्टिसिपल वर्ब से बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पार्टिसिपल वर्ब से बनता है लेकिन वर्ब होता नहीं है। ये वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करता है, ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। मतलब ये किसी नाउन को मॉडिफाई करता है या खुद नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। अभी हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये दो बात याद रखिए, वर्ब से बनता है पार्टिसिपल और लेकिन वर्ब होता नहीं है, वर्ब की तरह नहीं होता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है सेंटेंस में। आप देखिए इस सेंटेंस में अबैंडन्ड एडजेक्टिव है क्योंकि इस सेंटेंस का वर्ब है लुक। और इसी चीज को आई हैव ट्राइड टू शो यू इन अनदर सेंटेंस, in the third sentence, that abandoned here is being used as verb. So when a verb is used as a verb in a sentence, it is part of the predicate. It is the main part of the predicate. It agrees with the verb. It agrees with the subject in the sentence. मतलब इसमें subject और verb के बीच में agreement होता है। लेकिन participles के साथ ये सब कुछ नहीं होता है। जब verb के साथ verb की तरह यूज होता है ये verb की तरह, तो इसके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे इस सेंटेंस में हाउस इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन पार्टिसिपल्स के कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। जब हम कहते हैं कि पार्टिसिपल वर्ब से बना हुआ है लेकिन वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसका मतलब यह भी होता है कि वो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल तो होता है, साथ में उस वर्ब जैसे दिखने वाली चीज का अपना ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ये पार्टिसिपल के बारे में जानने वाली खास बात है। हम थोड़ा सा और आपको बताते हैं। तो ये तो एक तरह का पार्टिसिपल हुआ। अब आप देखिए कुछ दूसरे तरह के पार्टिसिपल। लुकिंग एट माई कंडीशन दे फेल्ट सैड, मतलब है हमारी हालत को देखते हुए, उनको देखकर उनको बुरा लगा। तो इसमें मेन सेंटेंस ये है, दे फेल्ट सैड। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन ये वाला पार्ट जब आप देखेंगे तो ये होल फ्रेज अपने आप में एक मॉडिफायर है। तो लेकिन इस मॉडिफायर में ये देखिए लुक का यूज हो रहा है, लेकिन ये लुक वर्ब नहीं है, क्योंकि जब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो ये दूसरी तरह से होता है। आप देखिए सेकेंड सेंटेंस में, आई वॉज लुकिंग फॉर एन ओल्ड बुक, और ये लुकिंग वर्ब है और ओल्ड बुक, एन ओल्ड बुक इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब। लेकिन इस सेंटेंस में इस लुकिंग का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह से रनिंग नोज इज नॉट ए गुड सिम्टम,
रनिंग, ये देखिए वर्ब से बना हुआ है रन, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन ये नोज के लिए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। रनिंग नोज, ये पूरा चीज अपने आप में इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज नॉट ए गुड सिम्टम। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये भी वर्ब है, रन भी वर्ब है, और इसमें आईएनजी लगा करके भी पार्टिसिपल्स बनाए जाते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि पार्टिसिपल्स अंग्रेजी में दो तरह से के बनाए जाते हैं। एक पास्ट टेंस मार्कर्स के साथ बनाया जा सकता है, और दूसरा जो पास्ट टेंस नहीं होता है तो शायद इसको प्रेजेंट कह सकते हैं। तो दो चीज हमने देखी, पार्टिसिपल का यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, और पार्टिसिपल का फॉर्म क्या होता है। इस 6 एग्जाम्पल के आधार पर अभी हमने ये दो बातें सीखी। पार्टिसिपल का फॉर्म क्या होता है और पार्टिसिपल का फंक्शन क्या होता है। कुछ और एग्जाम्पल देखिए। हम कहते हैं इस तरह के फ्रेजेस हम यूज करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, वर्किंग पीपल, स्लीपिंग टाइगर, baked potatoes, roasted chicken, fried vegetables। इस तरह की चीजों का भी हम फ्रेज में यूज करते हैं। अब आप इसमें देखिए कि ये आईएनजी वाले हैं सारे, जो अपने आप में एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है इन नाउन्स के लिए। उसी तरह से ये ईडी वाले हैं जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है इन नाउन्स के लिए। जब हम और एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे या करते हैं तो ये दिखता है कि दो तरह का पार्टिसिपल, अंग्रेजी के दोनों तरह का पार्टिसिपल का फंक्शन एडजेक्टिव की तरह होता है। और ये सारे एग्जाम्पल से पता चलता है, क्योंकि इस सारे एग्जाम्पल्स में ये देखिए न्यूज, पीपल, टाइगर, पोटैटोज, चिकन, वेजिटेबल्स, ये सारे नाउन इन चीजों से मॉडिफाई हो रहे हैं। तो जब हम कहते हैं फ्राइड वेजिटेबल्स, ये फ्राइड वेजिटेबल्स के बारे में कुछ बताता है, मतलब ये वेजिटेबल का मॉडिफायर है। रोस्टेड चिकन, रोस्टेड जो वर्ब से बना हुआ है, इसमें पास्ट टेंस मार्कर दिख रहा है, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह चिकन जो नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। बेक्ड पोटैटोज, ये भी वर्ब से बना हुआ है, वर्ब बेक है, ईडी पास्ट टेंस टाइप का मार्कर है, लेकिन पोटैटोज को मॉडिफाई कर रहा है, और तब हम बोलते हैं बेक्ड पोटैटोज। तो जब इसको हम कंसोलिडेट करके देखते हैं, मतलब मिला कर देखते हैं, तो दो चीजें निकल के आती है। एक है पार्टिसिपल्स के टाइप्स, मतलब फॉर्म। तो पहले हम फॉर्म पर फोकस करें, और दूसरी चीज निकल करके आती है जिसको हम कहते हैं फंक्शन। मतलब ये बनता कैसे है, जिस फॉर्म से हम समझते हैं कि पार्टिसिपल्स बनता कैसे है, पार्टिसिपल्स होता क्या है, और फंक्शन से ये समझते हैं कि पार्टिसिपल का यूज कैसे होता है, इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो फॉर्म में अभी हमने देखा कि वी में आईएनजी लगा के भी बनाया जाता है, और वी में ईडी लगा के भी बनाया जाता है। तो चूंकि ईडी पास्ट टेंस मार्कर की तरह दिखता है, इसलिए इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और आईएनजी चूंकि as it is, this is not a present tense marker, but in contrast with past, we call it present participle. तो दो तरह के participles होते हैं। ये हमारा चॉइस है। We can call it ing participle and ed participle, or we can call them present participle and past participle. आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि participle verb की तरह होता है, verb होता नहीं है। tense की तरह का नाम है, लेकिन इसमें tense होता नहीं है। किसी भी पार्टिसिपल में टेंस नहीं हो सकता। वर्ब की तरह नहीं होता, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते उसकी। तो और वो एडजेक्टिव की तरह
यूज होता है। ये 3-4 चीजें जब आप समझ लेंगे तो आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ब्रेकिंग न्यूज, वर्किंग पीपल, स्लीपिंग टाइगर, बेक्ड पोटैटोज, इस तरह के कंस्ट्रक्शन को समझने में बहुत आसानी मिलेगी और इस तरह के कंस्ट्रक्शन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये वर्ब है या नहीं है, इसमें टेंस है या नहीं है, ये नाउन है या एडजेक्टिव है, नाउन है तो क्यों, या फिर एडजेक्टिव है तो क्यों। ये सब जब आप जान लेते हैं तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आता है और फिर आपकी फ्लुएंसी पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी समझ तब तक पक्की हो चुकी होती है। In particular, in English, we have 3 forms of the verb. I'm taking particularly one irregular form of the verb like eat. We have irregular verbs in English like go, eat, read. Meaning, जब इसके past tense में हम ed लगा करके नहीं बनाते हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं गोड, नहीं कहते हैं, ईटेड नहीं कहते हैं। आपने देखा होगा हम गोड नहीं कहते हैं, ईटेड नहीं कहते हैं, रीडेड नहीं कहते हैं। इस तरह से नहीं होता है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है, हम गो का पास्ट टेंस हो जाता है वेंट, ईट एट और रीड रेड ही रहता है। इसको हम पढ़ते हैं दूसरी तरह से, लेकिन इसको बोलते हैं रीड और ये हो जाता है रेड। लेकिन इसका एक तीसरा फॉर्म भी होता है। तो यहां हमने आपको एग्जांपल दिया एक इर्रेगुलर वर्ब का और एक रेगुलर वर्ब का। इसमें ईडी वाला फॉर्म आ रहा है, आप देखिए। तो इस पास्ट टेंस फॉर्म को देखिए और इस पार्टिसिपल फॉर्म को देखिए, दोनों बिल्कुल एक जैसा दिखता है, इसीलिए इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। थर्ड फॉर्म पार्टिसिपियल फॉर्म होता है वर्ब का। पहला फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म मतलब बेयर फॉर्म होता है, दूसरा फॉर्म पास्ट फॉर्म टेंस का और तीसरा फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म होता है। तो इसमें भी आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये 3 फॉर्म्स अलग अलग क्या होते हैं और तीसरे फॉर्म का फंक्शन क्या होता है। तो अब आप इससे ये समझ सकते हैं कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स की तरह फंक्शन करता है। आप जानते हैं कि हम क्यों कहते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव भी नाउन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई से मतलब है नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है। इसी तरह से जो मॉडिफाई करते हैं नाउन को, उसमें एडजेक्टिव्स हैं, उसमें रिलेटिव क्लॉजेस हैं, और आज आप जानते हैं कि इसमें पार्टिसिपल्स भी होते हैं। तो ये सारी चीजें नाउन मॉडिफायर्स हैं। तो इससे आपको नाउन को समझने में मदद मिलती है, ये सारे कंस्ट्रक्शंस को समझने में मदद मिलती है, और हम अच्छी तरह से समझते हैं कि जो सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कैसे बनते हैं और उनका क्या फंक्शन है, उनकी यूटिलिटी क्या है। And once we go through that, we never had difficulty in understanding and speaking long sentences or short sentences, because we know once we understand the formation of a sentence, we know that whether it's a short sentence or a long sentence, a sentence at the end of the day is a sentence. Why? Because as long as it has a subject and a predicate, and the predicate has verb in it, it's a sentence. It gets connected with each other through agreement. How agreement works in English, we understand that part, and once we see, we understand the sentence. When sentence becomes longer like this, running away from difficulties must not be appreciated. Now look at this. You understand, running away from difficulties is one unit, and in this you have running, which is made out of a verb, but it's not a verb. To understand this part, for understanding that this whole thing is the subject in this sentence, and this is modal auxiliary, this is a negation marker, and this is the passive form of the verb, and thus a passive sentence, we get to understand the whole picture. Now, this is a very simple sentence, running away from difficulties must not be appreciated.
Making portraits is certainly a good way of spending time. It's a very simple sentence, but subject is making portrait, in which making is the adjective for portraits. We understand these things clearly, categorically, once we understand the forms and functions of participles. Cooked vegetables can be harmful. So, this is also being used as an adjective. At this time, I do want to tell you that these sentences are independent from one another, out of the context, and they are not supposed to be read with any meaning. I don't mean it in a literal sense that cooked vegetables are harmful, and we are not trying to give you any message. लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि इस तरह के sentences का use हम अपनी बात को बताने के लिए कर रहे हैं, because sentence is the basic unit of language, and in this case we are only trying to retain your focus on words that are made of verbs but are not verbs like. They are called participles because they are not verbs like, they are modifiers, they work like adjectives, and thus we can understand bigger parts of sentences as well. कुछ जगह पर participles और participle की तरह के verb nouns की तरह काम करते हैं. इसको हम gerund कहते हैं. ये सब grammar का term है, लेकिन like I said in the beginning, once you understand the way our mind figures them out, सीखने के समय में जैसे हमारा दिमाग ये इन चीजों को अपने आप सीख जाता है, उस प्रकार से जब आप सीखेंगे, समझेंगे, तो ये बहुत सिंपल दिखेगा. अब देखिए, ये सेंटेंस है, swimming is fun. A very simple sentence. But when you pay attention, it can be puzzling. Swimming? This looks like a verb. How come verb is in the initial position of the sentence? What is the subject of the sentence? Subject looks like swimming. If we do not understand these things carefully, then we have to wonder, can verbs also be subjects? If we understand these things with clarity, then we have the clarity, we have clearer answers, like no, verbs cannot be the subjects. But a verb-like element with ing is participial in nature and can also be used as nouns, then we understand that this is a subject because this is functioning as a noun. So then we can say swimming is fun. Here, running reduces risk of heart attack, or walking or swimming. You can say anything, but a verb-like element with ing can be used as noun and therefore a subject. We can say this can be used as a subject for this predicate reduces risk of heart attack. Where reduce is the verb in the predicate. So we get to understand these things clearly, categorically, and therefore understanding a sentence for the purpose of its construction, for the purpose of understanding formal properties of a sentence, and also understanding functions of these complex looking constructions in a language like English becomes much easier for us to understand and for us to use them in our languages when we talk to others, when we communicate with others. आप इस चीज को समझिए कि दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सिर्फ थोड़ा मोड़ा बोलना ही जरूरी नहीं है. हम अपनी बात कितना एम्फैटिक और इम्प्रेसिव तरीके से दूसरे के सामने रख सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं, इस चीज के लिए हमारे लैंग्वेज का एक्यूरेट, दैट इज फ्लॉलेस और फ्री फ्लोइंग होना चाहिए. बिना किसी गलती के धारा प्रवाह बोलने के लिए इस तरह से समझना हमको लगता है जरूरी है. अगर आप ऐसे सीखें, इसको समझेंगे, तो आपके लिए भी ये आसान हो जाएगा. आप इसको देखिए, इसके बारे में हमें कमेंट्स लिख करके बताइए, और हमसे सवाल पूछ सकते हैं आप इसके बारे में, हम आपके सवालों का
उत्तर अवश्य देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरैक्टिंग विद यू। टेक केयर।